आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप अभी लोग मैं हूं ना सीरीज में उपस्थित हैं। मैं हूं ना सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है। ये वो प्रश्न होते हैं जो आपको सीधे परीक्षा हॉल में मिलते हैं और कहते हैं तू डर मत, तू डर मत, क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। क्या कहते हैं? तू डर मत, क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। तो इसीलिए हमारी अग्निपथ एकेडमी का एक डायलॉग भी है जो मुख्य डायलॉग अमिताभ बच्चन का है। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, ये मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि ये तेरा है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? पहले तो आपको यह समझना होगा रूर प्रदेश क्या होता है। रूर प्रदेश ऐसे क्षेत्रों कहते हैं जहां पर खनिज संसाधन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम भारत में देखें कि सबसे अधिक खनिज संसाधन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं उसे? छोटा नागपुर का पठार। तो पहले का आंसर क्या होगा? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार। अगर हम छोटा नागपुर का पठार देखें तो यह कई प्रदेशों में है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। लेकिन मुख्य रूप से यह झारखंड में अवस्थित है, छोटा नागपुर का पठार। यदि अगले क्वेश्चन को देखें, प्लेट विवर्तन की अर्थात प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देखें तो वैसे तो कई लोगों के सहयोग से यह सिद्धांत सामने आया, लेकिन फिर भी अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो, जैसे आपसे पूछे आप किससे पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से एक बताओ, तो किससे पढ़ोगे? विश्वेंद्र सिंह से। किससे पढ़ोगे? ऐसे ही इसमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है उसमें यह बताना है कि किसका किसी एक का नाम लेना है। अगर नाम लेना है तो हम लेंगे हैरी हेस। किसका नाम लेंगे? हैरी हेस का नाम लेंगे। ये वो वाला हैस नहीं है जो आप कुत्ते को देख करते हो, समझ में आ गया? ये नाम है हैरी हेस, एक व्यक्ति का है। हैस हैस मत कर देना। तो अब ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है? वैसे तो आपको जब हम ज्योग्राफी डीप रूप से पढ़ा रहे होंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर आपको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर कम से कम 3 दिन खर्च करेंगे, पूरा समझाएंगे। जब पृथ्वी बनी थी उस समय कैसी थी और आज कैसी है। क्या जब पृथ्वी बनी थी, क्या 7 महाद्वीप जो हैं, पता है आपको 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? क्या 7 महाद्वीप तब भी थे? क्या भारत की स्थिति जो अभी दिखती है ऐसी, वो ऐसी ही थी, अलग थी? तो अगर हम पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी कैसी थी? अगर ये गोल है तो इतने में स्थलखंड था और इतने में पानी था, कोई भी स्थलखंड अलग नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये धीमे धीमे अलग होते गए और फिर ऐसी स्थिति आ गई। कैसी स्थिति आ गई? ऐसी स्थिति आ गई जो आपको अलग अलग दिखते हैं। शायद वीडियो में ना दिख रहा होगा, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो आप समझो कि आज जो 7 महाद्वीप हैं वो धीमे धीमे अलग हुए और वो जो स्थलखंड है वो प्लेटों में बट गए। किसमें बट गए? जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। इसके अलावा जब प्लेटें और आपस में पास आती जाती हैं तो हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? हिमालय पर्वत का जो इतना ऊंचा पर्वत बन गया, इसका निर्माण ही कैसे हुआ? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के लगातार टकराने से और भारतीय प्लेट के ऐसे करके नीचे जाने से क्या हो रहा है, वो यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही है और वही क्या हुआ, हिमालय का निर्माण कर रही है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में बताया गया है कि हमारे जो महाद्वीप हैं, हमारे जो पर्वत हैं, हमारे जो झीलें हैं, समुद्र हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ था। सबसे आधुनिक सिद्धांत है, सबसे वेरीफाइड सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सीख लेंगे आप तो समझ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी ना तो शेषनाग के फन पर रखी है और ना गैया के सींग पर घूम रही है। सोचो अगर गैया के सींग पहना होता है, उस पर पृथ्वी घूम रही होती तो छेद हो जाता। और
समझ रहे हो, इस टेबल में से निकल आता, फिर कैसी स्थिति होती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति नहीं है, इसका मतलब गैया के सींग पर नहीं घूम रही है, समझ में आ गया। और शेष नाग के फन पर भी नहीं रखी है। पहले तुमने बचपन में सुना होगा भूकंप इसलिए आता है कि गैया का एक सींग थक जाता है तो वह दूसरे सींग पर रखती है, इसलिए भूकंप आता है। ऐसे करके उछालती होगी है, और भाई से सीधे सी सींग पर आती होगी। अब देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर भारत को भौतिक प्रदेश देखें तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेश। अब 4 अगर भौतिक प्रदेश देखें तो पहला है हिमालय का क्षेत्र, उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है विशाल मैदान। क्या है? विशाल मैदान। तीसरा क्या है? तटवर्ती क्षेत्र। क्या है? तटवर्ती क्षेत्र। चौथा है पठारीय भाग। क्या है? पठारी भाग, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो आप लोग नंबर वाइज लिख लें इनको। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा लिखें प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा लिखें उत्तर भारत का विशाल मैदान। और चौथा लिखें तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। पर्वतीय क्षेत्र कौन सा? ये क्षेत्र को क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो गंगा का और ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और तटवर्ती क्षेत्र ये है। और द्वीपीय क्षेत्र क्या है? जैसे अंडमान है, लक्षद्वीप है और क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। अपने फोनों को साइलेंट पर कर लें आप लोग। बात समझ में आ गई? अगला देखें हिमालय। हिमालय के बारे में यदि देखें तो कहां से कहां तक है? तो हिमालय ये यहां से शुरू होता है और ये यहां तक पहुंचता है। ये है हिमालय। कैसा है? क्या है ये? यहां पर है सिंधु नदी और यहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके मुड़ जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई ऐसे जा रहा हो और फिर लचक सीधे ऐसे मुड़ जाए, वैसी मुड़ जाती है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आपने फिल्मों में देखा होगा, टक 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 मुड़ गई, ऐसे ही मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ये बात समझ में आई? तो सिंधु नदी से कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है? हिमालय है। तो पूछा कहां से कहां तक है? तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अब पूछे पूर्व से पश्चिम। एक बताओ, इस मैप में इधर क्या है? पूर्व या इधर है पश्चिम? हमें हाँ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि इधर आएगा पश्चिम, सॉरी पूर्व, और इधर आएगा पश्चिम। तो हमने पूछा पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये है 2500 किलोमीटर। कितनी है ये? 2500 किलोमीटर। अब पूछ रहा है चौड़ाई कितनी है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 160 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच। कहीं पर 160 तक है, कहीं पर 400 मीटर चौड़ा तक है। भाई ऐसा तो नहीं कहीं हमने मकान बनाया कि एक जैसे ही जाएगा। पर्वत है, कहीं चौड़ा अधिक है, कहीं चौड़ा कम है। बात समझ में आ रही है? तो चौड़ा कितना है? अब पूछ रहा है देशांतर रेखाएं कितनी? 22 देशांतर रेखाएं। कितनी रेखा गुजरती हैं? 22 देशांतर रेखाएं
गुजरती हैं हिमालय से। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जानते हो? जो ऐसे करके सीधी सीधी होती है ना, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो आड़ी आड़ी होती हैं, जो लंबवत होती हैं, वो देशांतर, और जो क्षैतिज होती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। लंबवत समझते हो? हॉरिजेंटल होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं, और जो वर्टिकल होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो कह देना 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। पूछे इसका आकार कैसा है? क्या पूछे? आपको कैसा लग रहा है इसका आकार? नहीं लग रही तलवार है? ऐसी तो होती तलवार, होती है। तो इसका आकार तलवार जैसा। कैसा आकार है इसका? तलवार जैसा आकार है इसका। कैसा है? तलवार जैसा आकार है। पूछे कैसा पर्वत है? क्या पूछेगा? कैसा पर्वत है? तो कह देना नवीन मोड़दार पर्वत। कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत है। ये मैं कल भी लिखा चुका हूं। कैसा पर्वत है? नवीन मोड़दार। अब पूछे वर्तमान में क्या हो रहा है? कह देना अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कैसा है? निर्माणावस्था में है। कैसा है? निर्माणावस्था में है, अभी भी बढ़ रहा है। मतलब अभी भी इसकी ऊंचाई और लंबाई लगातार बढ़ रही है। क्यों? नवीन मोड़दार है। आप कैसे हैं? युवा हैं, युवा, नवीन हैं आप, तो आप भी तो बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जो युवा होते हैं वो बढ़ते हैं। तो पर्वत क्या है? हिमालय, ये भी युवा है। अभी क्या है? युवा है। इसके लिए कोई पर्वत ही ढूंढो। समझ में आ गया? युवा है ये भी। अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या नाम है इसका? एक और नाम है, उसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। समझ में आ गया? ये काराकोरम श्रेणी में। कहां पर है ये? काराकोरम श्रेणी में। कहां पर है? काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी क्या है? हिमालय में पड़ती है। कहां पड़ती है? हिमालय के इस क्षेत्र में को कहते हैं काराकोरम श्रेणी। सबसे बड़ी बात क्या है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन एक नालायक है, उसका नाम है पाकिस्तान। उसने इस पर कब्जा कर रखा है आजादी के समय से ही। इसलिए कहां पर है? POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में। कहां पर है ये? पाक द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो हमारा, लेकिन किसी नालायक ने उस पर कब्जा कर रखा है। इसलिए K2 अगर पूछे कि भारत के अधिकार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 नहीं कहना, कंचनजंगा। क्या कहोगे? कंचनजंगा। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची पूछे, अरे कब्जे तो उसका है तो हमारी है क्या? नहीं? हाँ। अब काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड। मेरुदंड माने रीढ़ की हड्डी। जो उच्च एशिया है, ऊंचा एशिया है, उसका मेरुदंड क्या है? काराकोरम। लिख लेना, काराकोरम उच्च एशिया का मेरुदंड है, अर्थात रीढ़ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। और जो भारत के अधिकार में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? कंचनजंगा। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? मैंने लिखाए हैं। किस किस को याद है? किस किस को याद है? मैऊना सीरीज में मैंने लिखाए थे। अगर नहीं याद तो लिख लो। हमारा गौरव सियाचिन। भारत देश का गौरव क्या है? सियाचिन। पाकिस्तान ने कुछ किया
हमने कहा रुक, सर्दी आने दे। सर्दी आई, जब पाकिस्तान नीचे उतरा हम लोग ऊपर। जब वो लौट के आया वहीं हर हर गंगे, जब बम बम बोले हो रही थी सियाचिन पर, हमने उस पर कब्जा कर लिया। और सियाचिन पर जब कब्जा किया तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया हमने? ऑपरेशन मेघदूत। दुष्टो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया। क्या दिया? सियाचिन पर विजय प्राप्त की, उसे हमने ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया था। अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर। ग्लेशियर माने क्या होता है जानते हो? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, इतने बड़े टुकड़े कि आप इमेजिन नहीं कर पाओ। समझ में आ गया? ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर है सियाचिन। क्या है? सियाचिन। दूसरा ग्लेशियर मुझे कौन बताएगा? बाल्टोर। क्या है? बाल्टोर। बाल्टोर। मैंने चारों लिखाए थे, चारों। बेफो। तीसरा क्या है? बेफो। और चौथा है हिस्पर। कौन सा है? हिस्पर। तो काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन है, बाल्टोर है, बेफो है और हिस्पर है। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी, ऐसी चोटी जिसके ऊपर खड़े हो जाओ तो लगता है गिरे, क्योंकि उसकी ढाल कैसी है? बिल्कुल ऐसी। ऐसी नहीं है, ढाल का मतलब ऐसी। अगर आप उस पर पैदल चलो तो आप समझ लो आपकी स्पीड है, पैदल चलेगी 10 की स्पीड, और आप उस पर उतरे तो आप लोग 500 की स्पीड से निकलोगे। समझ में आ गया? ना तो बंदा ना बंदे की जात मिलेगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, खत्म। हाँ, भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली। वैसे भारत की सबसे छोटी K2 है, बात समझ में आ गया? लेकिन वो क्या है? पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये है। हाँ, लेकिन आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी है तो K2 ही लिख के आना। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी, इसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। राकापोसी, इसका क्या नाम है? राकापोसी। ये सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। आप 10 की स्पीड से चलो, इसमें इतनी ढाल है ये 500 की स्पीड कर देती है आपकी। फिर आप समझ लो, वो था ना फ्लैश, फिल्म देखी है आपने किसी ने? फ्लैश। फ्लैश में वो दौड़ता था तो गायब, ऐसे ही आप भी गायब, दुनिया से गायब। क्योंकि 500 की स्पीड चलने वाला बंदा, सोचो जिससे टकराएगा, वहां केवल कुछ नजर आएगा कि बंदा टकराया था, और कुछ नजर नहीं आएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो इसे कहते हैं बंदा ना बंदे की जात। राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्या है? राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची। लद्दाख क्या? एक पर्वत का नाम है, श्रेणी का नाम है। काराकोरम श्रेणी ये कहां पर है? हिमालय में है। उन्हीं के नाम पर जिलों के भी नाम रख दिए गए हैं। बात समझ में आ गया? तो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, ये क्या है? पर्वत हैं। कैलाश को जानते हो कि भगवान शिव रहते थे वहां पर, लेकिन अभी देखो ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ नहीं दिखता वहां पर। समझ में आ गया? अब कैसे रहते थे पता नहीं। अब है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी ना जगह जगह पर नाम बदलती रहती है। तिब्बत में इसके कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय। कहां पर है ये? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय को में क्या है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री से कौन निकलता है? गंगोत्री हिमनद से कौन निकलता है? गंगोत्री हिमनद से मां गंगा निकलती हैं, जिसे आप गंगा मैया कहते हो, जिसमें अपने आप पाप धोने जाते हो। करते ही क्यों हो? धोने की जरूरत पड़े पाप है, लेकिन जाते तो हो ना। तो पाप धोने के लिए कहां से पानी आता है?
तो कर लो हाथ जोड़ के नमस्ते कि ओहो गंगा मैया का पिता मिल गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? नाथुला और जेलेपला दर्रा है। दर्रा समझते हो क्या होता है? दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पास, PASS। पास मतलब एक रास्ता। दो पर्वत हैं, क्या है? दो पर्वत हैं, इनके बीच में जो रास्ता होता है निकलने के लिए, आने जाने के लिए, उसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास या दर्रा। ला भी कहते हैं, जो पीछे ला लगा है ना, इसका मतलब भी दर्रा ही होता है। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। कहां पर है ये? सिक्किम में 3 दर्रे पाए जाते हैं मोस्टली रूप से। एक मैं ट्रिक लिखा दूंगा आपको। नाथुराम, नाथुराम जानते हो कौन थे? नाथुराम थे जिन्होंने गांधी जी को स्वर्ग की यात्रा करवाई थी। समझ में आ गया? गांधी जी स्वर्ग किसके माध्यम से गए थे? नाथुराम गॉडसे के माध्यम से। अब इसने मारा नाथुराम ने गांधी को, तो उसे जेल होगी या नहीं होगी? तो नाथुराम को जेल, नाथुराम को जेल सिक्किम के डोंकिया में, डोंकिया में हुई। 3 दर्रे हैं सिक्किम में, एक तो नाथुला दर्रा, दूसरा कौन सा है? जेलेपला दर्रा, और तीसरा है डोंकिया दर्रा। तो कैसे याद करेंगे? नाथुराम को जेल सिक्किम के डोंकिया में, कहां हुई? सिक्किम के डोंकिया में हुई थी। याद रहेगा? 3 दर्रे नाथुला और जेलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। अगला है चुंबी घाटी, नाम ही है इसका चुंबी घाटी। और हमेशा ऐसे काम होते हैं वादियों में। कहां पर? और ये वादियां कहां मिलेंगी आपको? सिक्किम में। कहां मिलेंगी? तो चुंबी घाटी कहां पर है? चुंबी मत बोलना, चुंबी है वैसे तो, ध्यान रखना। हाँ, चुंबी घाटी कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम में कहां पर है? सिक्किम में। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन हुए। मैं इनका फटाफट 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूं, जो आपको बूस्टर के रूप में और शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएगा, इसका जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अर्थात टेक्टोनिक सिद्धांत की खोज हैरी हेस ने की थी। भारत के भौतिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग है। ये 4 हैं। हिमालय कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पूर्व से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। देशांतर रेखाएं 22 हैं। औसत ऊंचाई 400 मीटर है। आकार तलवार के आकार का है। कैसा पर्वत? नवीन मोड़दार पर्वत, और वर्तमान स्थिति में भी है निर्माण अवस्था में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में है, और यह श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर सियाचिन, बाल्टोर, बैफो और हिस्पर हैं। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, साथ ही डोंकिया दर्रा भी सिक्किम में है। अगर हम इनकी ट्रिक याद करें तो बोलेंगे नाथुराम को जेल सिक्किम के डोंकिया में हुई। ये सारे दर्रे की ट्रिक किसकी है? सिक्किम की है। चुंबी घाटी भी सिक्किम में है। इस प्रकार आपने मैं हूं सीरीज देखी। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन। अब आपसे विदा लेता हूं। कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।